हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जबकि पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, ये कोरोना नाम की बीमारी है, तो हम लोगों ने कुछ एक नया इनिशिएटिव लिया है। और ताकि आप लोग घर पे बैठे कुछ पढ़ सके। आज हम लोग क्लास 11th का एकदम बेसिक लेक्चर, चाहे उसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम लोग बोलेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक बेसिक बातें करेंगे। बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट माई नेम इज दिलीप सिंह एंड बेसिकली आई एम अ फिजिक्स टीचर। तो फिजिक्स टीचर हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक बात अपन लोग करेंगे। आज सीधे टॉपिक पे नहीं जाएंगे। ओवरऑल हम लोग रियल में ये बात करेंगे बेटा लोग, कि क्लास 11th में या क्लास 12th में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसका मतलब आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोगों का मेन फोकस होगा कि हमें क्लास 11th में क्या पढ़ना है, क्लास 12th में क्या पढ़ना है। और कंक्लूजन ये भी निकलेगा बेटा, पूरा चैप्टर का ओवरव्यू एनालिसिस होगा। तो ये हम लोग समझ पाएंगे। ध्यान से सुनना तुम लोग, ऐसा नहीं। देखो बेटे, रियलिटी में बताना पसंद करता हूं कि क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जो स्टडी होती है वो 10 टाइम्स हार्डर हो जाता है। मैं तुमको चिंतित नहीं करना चाहता, तुमको डिफिकल्टी नहीं लाना चाहता, तुम्हें ये नहीं करना चाहता कि मतलब तुम्हें डिप्रेस नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा फैक्ट है बेटा कि क्लास 10 से 11th में जाना है, और क्लास 11th में अगर जो पढ़ना है तो फिजिक्स 10 गुना ज्यादा होता है, 10 गुना। और फिजिक्स ही नहीं, पूरे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। पहले हम लोग क्लास 10th में मैथमेटिक्स कितने, एक मोटा सा रहता था, आर एस अग्रवाल जो भी, आर डी शर्मा जो भी आप लोगों ने लगाया है, मैथमेटिक्स का यहाँ चार चार बुक हो जाएगा। इसी तरह फिजिक्स के चार चार पार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा लेंदी तो हो जाएगा। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ। रियल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो अभी तक सीरियस नहीं है तो प्लीज सीरियस हो जाइए, क्योंकि सीरियस नहीं होंगे तो फिर कहानी गड़बड़ होने लगेगी। एक्चुअली क्या है यार, कि अगर जो हम लोगों को शुरू में ही इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, तो हम लोग स्टडी से गिव अप कर देंगे। ठीक है, खैर वो सब बातों को छोड़ते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और आज हम लोग एनसीईआरटी में अगर जो देखोगे तो पहला चैप्टर वही होता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। एक्चुअली इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि आप मतलब फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, या फिजिक्स का और टेक्नोलॉजी के साथ या हमारे डेली लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उससे क्या रिलेशन है। इसी बारे में हम लोग बेसिक बेसिक जानकारी या बेसिक बेसिक नॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ चैप्टर पूरे 2 साल का ओवरव्यू है, इसलिए शांति से देखेंगे, समझेंगे। हाँ, एक बात है कि इसमें पूरे डिटेल में अपन लोग नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनना, कोई भी टॉपिक या कोई भी, जैसे फोर्स के बारे में बात करूंगा तो फोर्स के बारे में पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा। तुम ही सोचो यार, 2 साल का पूरा टॉपिक है, 2 साल का है, उसको एक दिन में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो नहीं कर पाएंगे अपन लोग, इट इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट में थोड़े 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 देखते देखते करेंगे। ठीक है ना। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है बेटा, बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया मतलब जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग समझते हैं, उसी को बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। अब उसमें पहला हम लोग ये समझते हैं कि बाहरी दुनिया को देखने का, समझने का तरीका जो होता है वो फिजिक्स सिखाता है। जो बाहर दुनिया या इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी, जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सिखाता है क्या, अपना फिजिक्स। तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स पढ़ने के बाद हम लोग कोई भी नेचर में कोई भी फिनोमेना है तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो फिनोमेना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को ये समझना है कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन यही है, राज होता है, व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है ना बेटा। तो फिजिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो भी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी नेचर में प्रोसेस हो रहा है
उसके बारे में स्टडी करना ही फिजिक्स है। उसके बारे में स्टडी करना ही फिजिक्स है। मतलब इट इज द branch of science which deal with natural phenomena, नेचुरल फिनोमिना, या ये भी कह सकते हैं इट डील विथ नेचर लॉ। इट डील विथ नेचर लॉ मतलब फिजिक्स क्या होता है, पूरे नेचर में जो भी फिनोमिना हो रहा है, जो भी फिनोमिना का मतलब, अगर जो मैं ये मार्कर को फेंक दिया, ये नीचे आया, कैच नहीं हो पाया, इसको अगर जो फेंक दिया तो ये नीचे क्यों आया, क्यों आया, ये सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं, फिजिक्स सीखते हैं। या फिजिक्स, हम लोग फिजिक्स के पास इसका आंसर है कि ये मार्कर को अगर जो हम लोग ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे ही क्यों आएगा। ठीक है ना। जैसे पानी है, जो झरना है वो ऊपर से नीचे गिरता रहता है ऑटोमेटिकली, या जो रेन हो, बारिश होती है तो बारिश की बूंदें आसमान से नीचे ही क्यों आती हैं, क्यों नहीं इधर उधर चली जाती हैं। इन सारी चीजों के बारे में यार समझना है तो उसको क्या पढ़ना है, फिजिक्स। फिजिक्स समझना है, फिजिक्स के बारे में जानकारी अगर जो रहेगी, या फिजिक्स हम लोग पढ़ लेंगे तो नेचर में सारे जो फिनोमिना है उसके बारे में हम लोग ऑथेंटिक रीजन दे पाएंगे। ऑथेंटिक रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि हो सकता है कि नेचर में कई सारे फिनोमिना है जो अपने दादा मामा कोई भी एक्सप्लेन कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम स्कूटी चला रहे हो और सामने ब्रेकर आ गया, तो लोग बोलेंगे कि तुमको ब्रेक अप्लाई करना है। कहा क्यों भैया, ताकि स्पीड कम हो जाए। ठीक है भैया, हम लोग समझ गए कि स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन स्पीड कम करने के पीछे रीजन क्या है, या स्पीड कम करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो रियल में अपने पूरे गाड़ी में क्या क्या होगा ये नहीं बता पाएंगे। ये कौन समझाता है, फिजिक्स। ये समझाता है फिजिक्स। और बेटा लोग इसीलिए मैं कहने को तो कह दे रहा हूं कि फिजिक्स कोई भी पढ़ा सकता है, चाहे वो अपने गली का वॉचमैन है, हमारे मम्मी है, पापा है, दादा है, मामा है, कोई भी फिजिक्स पढ़ा देता है। लेकिन जो कोई भी नेचर में फिनोमिना होता है उसका जो ऑथेंटिक रीजन होता है वो कौन समझा सकता है, फिजिक्स का टीचर। फिजिक्स का टीचर। ठीक है। तो फिजिक्स बेटा क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस क्या है बेटा, साइंस, साइंस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, step by step knowledge is called science। साइंस बेटा क्या है कि अगर जो कोई भी चीज के बारे में अगर जो सिस्टमेटिक मेथड से, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड या सिस्टमेटिक मेथड से अगर जो कोई भी जानकारी या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साइंस। और साइंस के बहुत सारे ब्रांच है, आप लोग पढ़ेंगे। जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। सोशल भी एक साइंस है, नहीं पढ़ते हो तुम लोग क्लास 8 में सोशल साइंस, और भी सब लोग साइंस के पार्ट है। तो उसी साइंस का एक पार्ट क्या है, फिजिक्स है। उसी साइंस का एक पार्ट क्या है, फिजिक्स है। अच्छा, फिजिक्स के क्या फायदा है, फिजिक्स हेल्प और टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स फिजिक्स हेल्प अस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। मतलब बेटा अगर जो हम लोग फिजिक्स पढ़ लेंगे तो हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम लोग समझ सकते हैं। नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, दिखाऊं, देखो। सपोज करो, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, ऐसे ये नीचे आया, तो मैं क्या किया, ये नीचे क्यों आया, नीचे क्यों आया, क्योंकि ये मार्कर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। और नीचे जब आएगा मेरे हाथ में आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी,
या उसको उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, या उस समय कितनी दूरी वो तय करेगा, ये सब के बारे में एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है भैया, कर लिया, सही है, तुमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया कि मैंने मार्कर को यहाँ से मैं यहाँ फेंकता हूँ तो ये नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ जाता है, और आते समय ये स्पीड होती है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, मैं कहूंगा कि इसी मार्कर को अगर जो 200 मीटर टॉल बिल्डिंग है और उससे फेंकेंगे तो नीचे आते समय स्पीड क्या होगी, तो क्या तुम उस स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए क्या वहां से जाके वहां फेंकोगे? नहीं, तुम क्या करोगे, मैथ का इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है, उसे दर 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 करके सॉल्व करके बता दोगे कि भैया इतने स्पीड से आएगा। तो ये क्या किया, फ्यूचर प्रिडिक्ट किया। अब उसी को कोई बोल देगा कि भैया एक काम करो, एक पूरा बड़ा सा पत्थर है और माउंट एवरेस्ट से फेंकेगा तो वो कितना स्पीड से आएगा, तो क्या माउंट एवरेस्ट पे जाके तुम चढ़ोगे? नहीं ना, तुम्हें बस फिजिक्स के इक्वेशन, फिजिक्स के रूल मालूम है, लगा दोगे, आ जाएगा आंसर। तो ये जो आंसर आ रहा है या जो रीजन आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में, फिजिक्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स ये बताता है, फिजिक्स बेटा ये बताता है, इट टेल्स अस हाउ एंड व्हाई एनी नेचुरल फिनोमिना अकर। ये रियल में फिजिक्स ये बताता है कि कोई भी नेचर में जो फिनोमिना है बेटा, वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे वही मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं, मार्कर को यहां से यहां फेंके, हमने रीजन दिया, ये क्या मेरी थोड़ी क्रिकेट कमजोर है बेटा, कैच वैच में ज्यादा सीखा नहीं, इसलिए कैच नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे से ट्राई करूंगा कि कैच हो जाए, क्या तो उस पर छोड़ते हैं यार। तो ये मार्कर नीचे गिरा, तो नीचे क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्यों गिरा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हाउ, हाउ का मतलब गिरेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, गिरेगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो वो किसका कहानी है, हाउ का। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स ये बताता है कि नेचर में कोई भी फिनोमिना, कोई भी फिनोमिना नेचर में, जैसे हम लोग, मैं बोल रहा हूँ वीडियो कैमरा के सामने, तो कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ कौन सिखाता है, फिजिक्स सिखाता है। कैसे बता दूं यार, फिजिक्स कहाँ नहीं है, फिजिक्स हर जगह है। वो चाय का गर्म होना, वो अपने पेंसिल में ग्रेफाइट से लिखना, वो जो हम लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन के मेथड से, ये भी एक क्या है, फिजिक्स का ही देन है। ठीक है, तो ये सब समझ लिए। अब अपन लोग देखते हैं कि फिजिक्स का क्या कैसे है, या साइंस को पढ़ने का क्या मेथड है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, मैं रब करने जा रहा हूं, 1 2 3। देखो बेटा, करते हैं ना। तो फिजिक्स पढ़ने का, या मैं यूं कह लू बेटा कि साइंस पढ़ने का एक मेथड होता है, साइंस या फिजिक्स पढ़ने का एक मेथड होता है, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, जिसको बोलते हैं हम लोग बेटा साइंटिफिक मेथड। मतलब साइंस, अरे ये देखो ध्यान से सुनना, साइंटिफिक मेथड मतलब साइंस, साइंस मतलब स्टेप बाय स्टेप नॉलेज, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज को गेन करने के मेथड को ही क्या आप लोग बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड।
देखो लिखते हैं थोड़ा सा, टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग या एनी प्रोसेस sequentially or well-defined manner in detail as much as possible is called scientific method। ठीक है बेटा, अगर जो हम लोग कोई भी नेचर में प्रोसेस हो रहा है या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, तो हम लोग रियल में किसका यूज कर रहे हैं? साइंटिफिक मेथड का बेटा। और इसमें मेथड में 6 प्रोसेस होता है, उसके बारे में डिटेल करेंगे। अब ठीक है सर, ये साइंटिफिक मेथड तो पढ़ ली, इससे क्या होगा? इसी से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी को क्या करेंगे? फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे। It help us to predict future। इससे हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर को बेटा प्रिडिक्ट करेंगे। और साइंटिफिक मेथड में 6 स्टेप होते हैं, 6 स्टेप। पहला स्टेप होता है बेटा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक है? या इसको ये इसको आप लोग पॉज करके वीडियो को उतार लीजिए, उसको डिटेल में इधर लिखते हैं। मैं मिटा रहा हूं। 1 2 3। देखो बेटा, देयर आर 6 स्टेप इन साइंटिफिक मेथड। 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है बेटा? पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेटा मतलब ये होता है कि कोई भी नेचर में होता है उसको पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करें और उससे रिलेटेड क्या करें? डेटा को हम लोग नोट करें। थोड़ा सा लेक्चर क्या आएगी, थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास है तो थोड़ा बहुत बोरिंग होगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक हम लोग करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके क्या होता है, बस ये समझो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज को देखना, समझना और उससे रिलेटेड डेटा को क्या करना? नोट डाउन करना। किसी भी चीज को देखना, टू ऑब्जर्व नेचुरल फिनोमिना in detail and note down the given data। ठीक है बेटा, हम लोग ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं कि कोई भी नेचर के फिनोमिना को देखते हैं और देख के फिर क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं। ठीक है सर, कर लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब बेटा उसी नेचुरल प्रोसेस को या वही फिनोमिना को हम लोग लैब में करने का ट्राई करते हैं। किसमें ट्राई करते हैं? लैब में ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सेकंड क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, इसमें रियल में क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे मैं ये कहूं कि कोई भी नेचर में मान लो एक झरना है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब मुझे चाहिए कि वो झरना और ऊपर से गिरे, तो क्या मैं कहूंगा कि एक काम करो झरने तुम थोड़ा और ऊपर हो जाओ? नहीं हो सकता नेचर में। तो हम लोग एक क्या करेंगे, उसी तरीके का एक आर्टिफिशियल झरना बनाएंगे। किसमें? लैब में। और उसी आर्टिफिशियल का जो झरने का हाइट बढ़ा के, घटा के, टेढ़ा करके, मेढ़ा करके, सब कुछ करके हम लोग क्या करेंगे?
लैब में उसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे और उससे रिलेटेड और डेटा निकालने का कोशिश करेंगे। जैसे ध्यान दो, जैसे मान लो कि ये झरना ऐसे है बेटा, ऐसे है, ऐसे है, तो इसको मैं थोड़ा सा, जैसे मान लो कि ये कोई है तो इसको ऐसे झरना है तो इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर दिया तो क्या हो रहा है, एकदम टेढ़ा कर दूंगा तो क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें भाई नेचर की चीजों को हम लोग डिस्टर्ब थोड़ी कर पाएंगे, इतनी अपने पास एबिलिटी तो है नहीं। लेकिन हम लोग उसी नेचुरल प्रोसेस को एक आर्टिफिशियल मेथड में यूज करेंगे और उसको किसमें हम लोग अटेस्टेड करेंगे, लैब में। टू कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, we will perform same phenomena in lab। इसमें हम लोग करेंगे लैब में। और क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि हम लोग उसमें और डिटेल में, देखो क्या होता है, साइंस का मतलब यही होता है कि हम लोग जितना डिटेल में उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे उतना हम लोग कंक्लूजन अच्छा निकाल पाएंगे, उतना अच्छा प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो ये होता है कहानी। तो ये हो गया कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, थर्ड स्टेप कुछ नहीं यार, वही होता है एनालिसिस। थर्ड स्टेप बेटा क्या होता है, एनालिसिस। अब देखो ठीक है सर, मैंने ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया उसको, लैब में देखा उसे, फिर हम लोग उसका एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब क्या करेंगे कि चीजें कैसे हो रही है। अब एनालिसिस दो टाइप का होता है, एक होता है बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब देखो यार, अगर जो मैं मार्कर को यहां से छोड़ा ये नीचे आया, तो नीचे क्यों आया, ग्रेविटेशनल का फोर्स, तो क्या क्या हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जब वो मार्कर नीचे आ रहा था तो उस समय उसकी स्पीड क्या थी, उसको आने में टाइम कितना लगा, और भी सारे उससे रिलेटेड इशू को क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है बेटा। जैसे मार्कर गिरेगा तो मार्कर क्यों गिरेगा, फॉल ऑफ, एग्जांपल में मैं ले रहा हूं, फॉल ऑफ मार्कर टुवर्ड्स ग्राउंड, टुवर्ड्स ग्राउंड। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे मतलब क्यों हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अच्छा, जब ये मार्कर गिरेगा बेटा तो इसकी स्पीड क्या होगी, कितना टाइम लेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उस समय काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, इन सबों के बारे में स्टडी करेंगे। तो वो किस में आता है बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हो गया, ये सब उतार लीजिए आप लोग, मैं रब करने जा रहा हूं। थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, लगा लेंगे अपन लोग। और फिर उसके बाद आता है बेटा फोर्थ, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, अरे मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब क्या है यार, जो नेचर में फिनोमिना देखे, जो कुछ भी देखे, जो एक्सपेरिमेंट के लिए एनालाइज किए, उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, मैथ का फॉर्मूला बनाएंगे। और वही मैथ का फॉर्मूला ये ट्राई करेंगे कि वो मैथ का फॉर्मूला से हम लोग अगर जो कोई भी चीज प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अगर जो मान लो नेचर में कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड मैंने मैथ का फॉर्मूला बनाया और उसमें ये वो क्वांटिटी रख दिया, अगर जो अपना रिजल्ट सही आ रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, सही है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में बेटा क्या काम लोग करते हैं, टू मेक मैथमेटिकल फॉर्मूला by which we can explain the natural phenomena। ठीक है बेटा, मतलब रियल में जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है उससे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, और फॉर्मूला बनाने के बाद बेटा
उसको हम लोग इस फॉर्मूले में मतलब जो नेचर में प्रोसेस हुआ उसमें रखेंगे। रखने के बाद देखेंगे कि हमारा प्रिडिक्शन जो है सही है कि गलत है, ये देखेंगे। अच्छा, एक और बात है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि तुम मैथ का फॉर्मूला देख के बता सकते हो कि कैसे कैसे क्या कहानी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में देखना बेटा, ये देखो, ध्यान से देखना। फोर्स इक्वल टू हम लोग पढ़े एम ए। अब हम लोगों ने ये कुछ नहीं जानता, मैं फोर्स के बारे में जानता ही नहीं कि क्या होता है फोर्स। तो बस मैं फॉर्मूला को देख के ये बता सकता हूँ कि भैया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन। इसका मतलब बेटा मुझे नहीं मालूम फोर्स क्या होता है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि सर जब जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे बेटा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे एक्सेलेरेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो, मैं मैथ के फॉर्मूला से बता दिया। चाहे देखो, जैसे मान लो कि मुझे एनर्जी के बारे में नहीं मालूम, मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मुझे नहीं मालूम, हाँ लेकिन मुझे बस फॉर्मूला मालूम है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं बता दूंगा कि सर जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है, जितना ज्यादा वेलोसिटी होता है उसके स्क्वायर टाइम्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी बेटा अगर जो अगर जो वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर जो वेलोसिटी को 4 टाइम्स कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। किससे भैया, मैथ के फॉर्मूले से। तो कभी कभी, और एक और बात है, कभी कभी यार तुम्हें डिफिनीशन नहीं आ रहा है, या अगर जो एग्जाम में कोई नहीं आ रहा है, तुम्हें फॉर्मूला आ रहा है, तो फॉर्मूला लिख के और उसी को एक्सप्लेन कर दो, वो तुम्हारा डिफिनीशन हो गया, 1 लाइन का 2 लाइन का। जैसे कोई पूछेगा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, कोई पूछा अगर जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच डिपेंड अपॉन द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एकदम करेक्ट डिफिनेशन है। कैसे, मैं बता दिया, मैं फॉर्मूला देखिए। तो ये फॉर्मूला का अपने रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया फोर्थ। और फिफ्थ वाला देखते हैं बेटा। फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वन है प्रिडिक्शन। फिफ्थ वन प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब वही हो गया क्या, कि मैथ का मैंने फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, नेचर में प्रिडिक्ट करूंगा। अच्छा ठीक है यार, ये मार्कर को यहाँ से मतलब मार्कर को यहाँ से यहाँ ग्राउंड पे गिराए तो इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। अरे इसको 10 महले की बिल्डिंग से या 10th फ्लोर के बिल्डिंग से अगर जो गिराओगी तो इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड होगा। तो अगर जो मैं फॉर्मूला रख के और उसको अगर जो देखूंगा सेटिस्फाई हो जाएगा तो अपना मैथ का फॉर्मूला भी सही हो गया, प्रिडिक्शन भी हो गया। ठीक है बेटा, फिर सिक्स स्टेप क्या होता है, सिक्स स्टेप होता है फाल्सिफिकेशन या वेरिफिकेशन। ठीक है बेटा, फाल्सिफिकेशन और वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो मैंने मैथ का फॉर्मूला बनाया, जो मैंने नेचर में ये प्रिडिक्शन लगाया, सब कुछ अगर जो सही है तो अपना वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन का स्टेप सही है, जिससे पूरा का पूरा मतलब ये सारे चारों 6 स्टेप करके फिर हम लोग अगर जो सब कुछ ठीक ठाक बैठता है तो उसको हम लोग क्या बना लेंगे, लॉ बना लेंगे। न्यूटन ने, या कोई लॉ, गैलीलियो का लॉ देख लो, न्यूटन का लॉ देख लो, आगे चल के और सारे लॉ देखेंगे, थर्मोडायनेमिक का लॉ देखो, तो कोई भी लॉ बनता है, ध्यान से सुनना तुम लोग, इसीलिए बहुत बेसिक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर बताया गया है। कोई भी लॉ बना है तो उसके पीछे छह छह स्टेप किया जाता है। पहला, ध्यान से सुनो, पहला हम लोग नेचर में एक्सपेरिमेंट करते हैं या नेचर में देखते हैं कि कोई भी फिनोमेना क्यों हो रहा है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद उसी फिनोमेना को हम लोग ट्राई करते हैं कि लैब में कैसे होता है, उससे अलग रिलेटेड अलग अलग इश्यूज को क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद उसके एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस अब वो 2 टाइप का होता है, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटी। क्वालिटेटिव का मतलब रियल में वाई, कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है तो क्यों हो रहा है इस पे फोकस किया जाता है। क्वांटिटी का मतलब अगर जो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी अगर जो है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, कि वेलोसिटी को ज्यादा करना पड़ेगा, मास को कम करना, इसके लिए सब कुछ करने के लिए इसको क्या कहते हैं, क्वानिटेटिव एनालिसिस। फिर उसके बाद बेटा हम लोग आते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम लोग जो कुछ भी नेचर में फिनोमेना बनाया है उसको कैसे हम लोग मैथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है प्रिडिक्शन, उसी मैथ फॉर्मूला को अप्लाई करके अपन लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे।
फिर प्रिडिक्शन अगर जो अपना सही होगा तो फिर एक बार देखो, ये सब मैंने 5 स्टेप अपन लोग कोई भी साइंटिस्ट करता है, लेकिन जो छठवां स्टेप होता है वो अगर जो मान लो अपने रूल या लॉ को देना चाहता है तो वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा, यूनिवर्सिटी में भेजेगा या जो साइंस के ब्रांच में होगा वहां भेजेगा। वहां इन सब बातों को डिटेल में बात किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर जो उन सारे लोगों को अगर जो वो सेटिस्फाई करने में कामयाब रहता है तो उसके सारे जो प्रपोजल होते हैं उसको क्या बना दिया जाता है, लॉ बना दिया जाता है। मतलब कहने का बेटा कि हम लोग जो लॉ 30 से 40 मिनट पढ़ लेते हैं वो 30-40 मिनट का खेला नहीं होता है, उसके लिए वर्षों लग जाते हैं, कई साइंटिस्ट की तो जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये पूरे लॉ बनाने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे यार। फिजिक्स के बारे में समझे थे कि क्या होता है फिजिक्स, फिजिक्स का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, डेली लाइफ में कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं फिजिक्स का। फिर उसके बाद हम लोग समझे थे कि फिजिक्स को या कोई भी प्रोसेस को पढ़ने के लिए क्या प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग साइंटिफिक मेथड के बारे में डिटेल किए थे, डिटेल में स्टडी किए थे। फिर आप लोग को बताया गया था कि उसके 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या नेचर में होता है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब उसी चीजों को हम लोग एक लैब में वेरीफाई करने का प्रोसेस करते हैं या कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद उसके रिलेटेड एनालिसिस करते हैं बेटा। एनालिसिस में वही 2 टाइप का मैं बताया था बेटा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कोई भी नेचर में फिनोमेना हो रहा है तो क्यों हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, इसके लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, मतलब वो स्पीड, उसकी स्पीड क्या होगी, उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तमाम तरीके से डिस्कस किया जाते हैं। अगर जो आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको जाके देखिए, फिर सेकेंड लेक्चर पे करिएगा। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ बेटा फिजिक्स मतलब फिजिक्स का स्कोप क्या क्या है, या फिजिक्स का दायरा क्या क्या है। मतलब फिजिक्स कहां से कहां तक पढ़, अरे यार तुम लोग नहीं देखे हो, जैसे हम लोग कहते हैं अरे उस दुकान में सुई से लेके एरोप्लेन तक हमारे इंडिया में बनता है, बोला जाता है ना घर में। या ये बोला जाता है बेटा कि जैसे एक दुकान में हाथी से लेके हाथी घोड़ा और सुई तक मिलता है, तो उसका ये मतलब थोड़े कि वहां हाथी घोड़ा और सुई मिलता है। उसका ये मतलब है बेटा कि उस दुकान में हर एक छोटी से छोटी चीज भी मिलेगी और बड़े से बड़ा चीज भी मिलेगा। तो उसी को बोलते हैं बेटा स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के 3 स्कोप हैं, या मैं ये कह सकता हूं फिजिक्स का दायरा। फिजिक्स का दायरा, अब देखो क्या क्या होता है। पहला होता है मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, पहला होता है बेटा मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का वर्ड मतलब, मैक्रो का मतलब बड़ा, मैक्रो का मतलब ये होता है कि वो हम लोग मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम लोग उस फिजिक्स के बारे में डील करते हैं या जिसमें ऑब्जेक्ट का जो साइज है, शेप है, वो फाइनाइट होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि उसका वो जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होता है। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में क्या होता है, इन दिस फिजिक्स वी मेनली डील विथ फाइनाइट ऑब्जेक्ट। फाइनाइट ऑब्जेक्ट का मतलब बेटा डिफिनिट शेप एंड साइज। चाहे एक एक लाइन में मैं बोलूं, माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं, मतलब स्टडी अबाउट विजिबल थिंग्स।
स्टडी अबाउट विजिबल थिंग्स, जो हम लोग को देख ले रहे हैं, जैसे एक ब्लॉक है, एक मार्कर है, उसमें का इंक है, ये कैप है। जिस चीज को देख लेते हैं उसके बारे में अगर जो हम लोग फिजिक्स में करते हैं तो किसके कैटेगरी में आता है? मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। और दूसरा बेटा होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत बहुत छोटा, बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल मतलब बेटा जैसे हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया एटम, हो गया मॉलिक्यूल्स, हो गए न्यूक्लियस, हो गया बेटा। इन सब के बारे में जो फिजिक्स होता है वो क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। बहुत छोटा, छोटे पार्टिकल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा। और तीसरा होता है मेजोस्कोपिक। मेजोस्कोपिक, ये तो जैसे ये इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उस बारे में बताता है जो मैक्रो और माइक्रो के बीच में आता है। मैक्रो और माइक्रो के बीच में आता है। इट इज बिटवीन द माइक्रो माइक्रो एंड माइक्रो मैक्रो। और इसमें मतलब नॉर्मली किसके बारे में स्टडी करते हैं? कोलाइडल। डिटेल स्टडी इन केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, डिटेल स्टडी इन केमिस्ट्री। ठीक है सर, हम लोग जान गए कि फिजिक्स दो टाइप का होता है। एक होता है मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक और सुनो, ये माइक्रो और मैक्रो ना हर जगह वही कहानी है। मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। में जो होता है, जो उनके बीच में होता है, अब इसी को पूरे अच्छे से स्टडी करेंगे। और कहीं ना कहीं अब हम लोग ये देखेंगे कि क्लास 11th में क्या पढ़ना है और क्लास 12th में क्या पढ़ना है। ठीक है बेटा, इसको मिटा रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। रब कर रहा है, 1 2 3। और तेरी ना 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 ना। मैक्रो, मैक्रोस्कोपिक में बेटा आता है मैकेनिक्स। क्या आता है? मैकेनिक्स। इसको किसमें स्टडी करना है? क्लास 11th में। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। फिर आता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा। और फोर्थ वन आता है ऑप्टिक्स। फोर्थ वन आता है ऑप्टिक्स। अब देखो, इसको क्लास 11th में, इसको क्लास 11th में, लेकिन इसको क्लास 12th में, और इसको भी क्लास 12th में, इसको क्लास 12th में। और एक और होता है, खैर उसके बारे में अभी देखेंगे। मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में वही जो तुम लोग पढ़े हुआ है, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के बारे में। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन का लॉज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। फिर थर्ड आता है वर्क पावर एनर्जी। ये रियल में चैप्टर का नाम है, पहला मोशन। अब मोशन में दो वो पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे मोशन में भी दो, काइनेमेटिक्स और ये डायनेमिक्स है। अभी काइनेमेटिक्स बेटा और डायनेमिक्स क्या होता है उसके बारे में बताए ना यार।
ये पूरे क्लास 11 और 12 का छोटा सा ओवरव्यू है। तो ओवरव्यू है तो इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है। बस मोशन में हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, और ये लॉज ऑफ मोशन किसका है, ये डायनेमिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है, डायनेमिक्स का। ठीक है। फिर उसके बाद वर्क पावर, एनर्जी। ठीक है सर। फिर उसके बाद बेटा पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनेमिक्स है या तो बोल लो, या रोटेशनल, इसको भी बोल दे तो इसको बोलेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स। फिर उसके बाद हम लोग बेटा पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन। फिर उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स में वही इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, बर्नौली के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, लिक्विड प्रेशर, ईटीसी। ठीक है बेटा, ये सब किस में आता है, मैकेनिक्स में। और किस में पढ़ना है, क्लास 11th में। और लगभग आप लोग एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो ग्रेविटेशन ये सेकंड पार्ट में है। फिर ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा, थर्मोडायनेमिक, थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। मतलब हीट के मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको किसको पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक में पहले पढ़ेंगे हीट क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। ज्यादा डिटेल में अपन लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये पूरे टॉपिक का ओवरव्यू है। हीट के बारे में एक्चुअली में पढ़ेंगे कि हीट क्या होता है, कैसे होता है, हीट का क्या क्या काम होता है, रियल में हीट क्या कर सकता है। हीट अगर जो किसी भी बॉडी को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, या टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं और उसके स्टेट को। फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हीट ट्रांसफर क्या होता है। फिर उसके बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट ट्रांसफर में अपन लोग 3 बात पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, और इसमें एक पढ़ेंगे रेडिएशन। ठीक है सर, ठीक है, बता दिए, सही है। तो ये सब किस में पढ़ना है, क्लास 11th में। और क्लास 12th में बेटा क्या पढ़ना है, क्लास 12th में अपने को पढ़ना है पहला पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बात और, ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं स्टेट बोर्ड में जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में है तो ग्रेविटेशन जो होता है वो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिलेबस का ओवरव्यू है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, या यू कह ले सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे पहला, दूसरा उसमें पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म। अब देखो यार इसको, अब देखो तुम्हें एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा का पूरा 1 महीना हम लोग पढ़ेंगे, खूब डिटेल में जाएंगे, उसमें गॉस लॉ क्या होता है, कूलम लॉ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, उसके बारे में। तो इसलिए यहाँ पे बस चैप्टर का एक ओवरव्यू है। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट में ही बोला था कि जो फिजिकल वर्ल्ड या फिजिक्स हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो रियल में अपने को ये समझना है कि हम लोगों को 11th और 12th में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, फिर उसी में ए पढ़ेंगे एसी, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें पढ़ेंगे डीसी करंट, और इसमें पढ़ेंगे एसी करंट। ठीक है, फिर फिफ्थ वन पढ़ेंगे वेव, और वो भी बेसिकली अगर जो अच्छे से बोला जाए तो बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा। ठीक है,
इसका मैं इधर मिला रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको उतार लीजिए। कर दी। हाँ बेटा, तो मेरे पास बोर्ड पे यहाँ पे जगह नहीं था तो इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा। ये हो जाएगा मैक्रोस्कोपिक का ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बेटा हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अरे सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो हम लोग 9th 10th में 10th क्लास में पढ़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में मैं पूरा स्टार्टिंग में ही बोला हूँ कि जो क्लास 12th में है वो स्टडी, बेटा मैं तुम लोगों को, सही बात ये है कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है उसके उससे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो क्लास 12th होता है या 11th होता है वो 10th क्लास से लगभग 10 गुना ज्यादा हो सकता है। जैसे आप कह रहे हैं सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो उसमें भी पढ़े हैं, लेकिन इसमें पूरे डिटेल में स्टडी किया जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सबों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये भी बेटा खूब मतलब चलेगा कम से कम 1 महीना। फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का एक पार्ट आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बेटा हम लोग पढ़ेंगे वही, जैसे आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो ठीक, नहीं होगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में। डिफ्लेक्शन का मतलब समझो ध्यान से, जैसे अगर जो लाइट अगर जो किसी जाता है तो कॉर्नर से अगर जो बेंड होता है तो उसको किसके बारे में बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। फिर इसमें पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, ईडीसी। ठीक है ना बेटा, ये हो गया वेव ऑप्टिक्स। अब थोड़ा सा हम लोग, ये हो गया, इसको रब कर रहा मैं, ये पूरे क्लास 12th में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे बेटा, ये क्लास पूरा 12th में पढ़ेंगे। मिटा रहा मैं, 1 2 3। फिर माइक्रोस्कोपिक में भी एक और पार्ट आता है जिसको बोलते हैं वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स, और वेव मैकेनिक्स में बेटा मतलब नॉर्मली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, साउंड वेव के बारे में। साउंड मतलब समझ रहे हो ना, जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम सुन पा रहे हो कान, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, साउंड के बारे में। ठीक है। और जो जो दूसरा साइंस का पार्ट है, या मैं ये कह लूं फिजिक्स का पार्ट है, वो है माइक्रोस्कोपिक। वो क्या है बेटा, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब पहले ही बताया, वेरी वेरी स्मॉल साइज विच कैन नॉट visible from our naked eye। खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसमें हम लोग हालांकि केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ाने का तरीका या उसके पॉइंट ऑफ व्यू का तरीका अलग होगा और वहां पे अलग होगा। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में, दूसरा बेटा पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर प्रोटॉन के बारे में, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन के बारे में, फिर न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग 2 फिनोमिना को मेनली डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फिजन, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन से तुम लोगों ने सुना होगा हाइड्रोजन बम। कौन सा बम, हाइड्रोजन बम। ठीक है यार, हाइड्रोजन बम नहीं सुने होंगे, एटम बम तो सुने होंगे ना, एटम बम। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बम कैसे बनता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, उसमें क्या कहानी होती है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसकी फिजिक्स क्या है। और एक और बात, ये जो हाइड्रोजन बम है ना,
ये एटम बम से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। खैर आज तक पूरे विश्व में कभी हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन एटम बम का इस्तेमाल हुआ था, तुम लोग खूब अच्छे से जानते हो यार, जो जापान पे अमेरिका ने गिराया था। खैर उस सब बातों को छोड़ते हैं, हिस्ट्री की बातें। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम के बारे में, इन सबों के बारे में। और ये सब पूरा का पूरा किस में आएगा, माइक्रोस्कोपिक। और ये बेटा पूरे पार्ट को हम लोग एक नाम देंगे जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। यहां लिख दे रहा हूं, ये किस में आता है, मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ये नहीं कि ये 4 साल 6 साल 10 20 साल पहले इसका इन्वेंट हुआ, नहीं। मॉडर्न का मतलब भी यही है कि मतलब आज से 200 साल पहले। ठीक है, 200 years अगो। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक। और थर्ड वन होता है मेजोस्कोपिक। मेजोस्कोपिक का मतलब वो होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे पार्टिकल जिनका साइज ना तो माइक्रो में आता है ना तो मैक्रो में आता है, जैसे कोलाइडल पार्टिकल। तो उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया जाता है या डिटेल में पढ़ाया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। ये बेसिक बेसिक क्या था बेटा, कि तुम्हें क्लास 11th में, ये क्लास 12th में पढ़ना है इसके बारे में। ये कहाँ, क्लास 12th में पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक आइडिया हुआ बेटा कि तुम्हें क्लास 11th में क्या पढ़ना है, क्लास 12th में क्या पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे या टॉपिक करेंगे कि रियल में फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, या टेक्नोलॉजी में फिजिक्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, या तो फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी, या हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में फोर्स कितना है, नेचर में फोर्स कितना है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, उतार लीजिए। 1 2 3। नेक्स्ट, फोर्सेस इन नेचर। फोर्सेस इन नेचर मतलब हमारे पूरे पृथ्वी को तो छोड़ो, पूरे यूनिवर्स में कितना फोर्स है। तो बेसिकली 3 टाइप का फोर्स होता है बेटा, 3 टाइप का। कितने टाइप का, 3 टाइप का। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फोर्स इन आर नेचर। पहला बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर तीसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स 2 टाइप का होता है बेटा, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो यार, एक बात मैं बताऊं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। तो इसके बारे में ज्यादा अपन लोग नहीं करेंगे, लेकिन छोटा छोटा हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्लास 11th में पढ़ना है बेटा, क्लास 11th में, ये क्लास 12th में, और ये दोनों भी किसमें पढ़ना है, क्लास 12th। ठीक है, तो एक छोटा सा हम लोग चार्ट बना लेंगे, और चार्ट बना के थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का 2 2 मिनट का इसके बारे में बेसिक बेसिक बात कर लेंगे। बाकी तो यार डिटेल में इसी इसी को तो पढ़ना है, इसे ही तो फिजिक्स है। ठीक है ना, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो बेटा पहला मैं थोड़ा सा मैं और अच्छे से रब कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट समझ में आया रोड पे। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीएफ। ठीक है ना, जीएफ वो वाला नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाला। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या इलेक्ट्रो, खुश हो गए तुम लोग, क्या बात कर दिया, पढ़ ले।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो मास के बीच में होता है, एक बिटवीन टू मासेस, एक बिटवीन टू मासेस। ठीक है, एक बिटवीन टू मासेस। ठीक है बेटा, और इसका फॉर्मूला देखिए तो फॉर्मूला होता है Gm1m2/r², where G की वैल्यू 6.67 into 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो ध्यान से, इसका मतलब अगर जो मैं पूछूं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या रिस्पांसिबल है, तो मास। क्या रिस्पांसिबल है, मास। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन चार्जेस। किसके बीच में लगता है बेटा, चार्ज के बीच में, और इसका फॉर्मूला होता है k q1 q2/r², k q1 q2/r²। देखो ध्यान से देखना तुम लोग, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, यहाँ मास है, यहाँ सिर्फ क्या है, चार्ज है, यहाँ r² है, यहाँ r² है, यहाँ बस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, और यहाँ एक और अदर कांस्टेंट है k। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुमको नहीं लग रहा है कि ये इसकी स्टडी और इसकी स्टडी पूरा का पूरा इस पे और इस पे दोनों में सेम होगा। और वाकई में जब हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब क्लास 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों का मैं बता रहा हूं दोस्त 90% एकदम कंसेप्ट सेम रहेगा। कंसेप्ट मतलब रियल में जो क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल करवाया जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो सोचने का समझने का तरीका रहेगा, वो पूरा का पूरा किस पे मर्ज हो जाएगा, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेंस के, तो अरे क्या मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब हर साल इससे तो एक क्वेश्चन आता ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या लगता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, एक्ट व्हेन न्यूट्रिनो emit during डीके। अब बेटा देखो क्या है ना, ये पहली बार तुम ये न्यूट्रॉनों का नाम पहली बार सुने हो, ये डीके क्या होता है ये पहली बार सुने, तो यहाँ पहली बार सुनने ही रहने देते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे बाद में। देखो क्या है, ध्यान से सुनना तुम लोग, ये नहीं कि सर ये बताइए थोड़ा थोड़ा बता के क्यों छोड़ दिया जा रहा है, ये इसलिए छोड़ा जा रहा है बेटा कि तुम्हारे माइंड में वो कैप्चर रहेगा कहीं ना कहीं। अगर जो ये टॉपिक पूरा डिटेल में आएगा तो ओ सर ने उस दिन बताया था, तो वो तुम और इंटरेस्ट के साथ समझोगे या पढ़ोगे, इसलिए यहाँ पे छोटा छोटा ओवरव्यू दिया जाता है। जैसे इसमें इसमें कब होता है, ये होता है बीटा डीके। ठीक है बेटा, ठीक है, मान गए। थोड़ा सा न्यूट्रॉनों के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, खैर इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। न्यूट्रॉनों का मतलब होता है चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं, मासलेस, कोई मास नहीं। ये क्या बात हुई सर, मास, जिसके पास मास नहीं है वो एग्जिस्टेंस कैसे करेगा, करता है। क्या होता है, करता है, इसीलिए इसको जानते हो, इसको बोलते हैं भूतिया पार्टिकल। भूत जैसे दिखता नहीं है ना, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, न्यूट्रिनो चार्जलेस मासलेस, इसी को हम लोग बोलते हैं भूतिया पार्टिकल। जैसे भूत होता तो है लेकिन दिखता नहीं है, देखे हो तुम लोग भूत, मैं तो भाई कभी नहीं देखा हूं। तो इसी तरह ये चार्जलेस होता है, मासलेस होता है। लेकिन अच्छा एक और बात, रियल में जानते हो क्या है, जिस जिसके पास कोई मास नहीं है, रियली में वो नहीं एग्जिस्ट करता है, तो सर इसको क्यों पढ़ते, क्योंकि मैं बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि रियल में फिजिक्स में या साइंस में कई सारे नेचर में ऐसे फिनोमेना है जिसको एक्सप्लेन करना ह्यूमन बींग्स के औकात के बाहर थी। औकात मतलब यार इंग्लिश में बोलूंगा तो खूब अच्छा लगेगा, मतलब कुछ नेचर में ऐसे फिनोमेना होंगे जिसको ह्यूमन बींग्स के एबिलिटी के बाहर थी, इसलिए मजबूरी में हम लोगों को उस एक्सप्लेन। अब देखो दो तरीका है, या तो कोई भी नेचर में फिनोमेना एक्सप्लेन किए, अब वो 98% एक्सप्लेन हो गया, 2% उसमें कमी आएगी, तो क्या 2% कमी आने की वजह से तुम उसको पूरा पढ़ना छोड़ दोगे, नहीं। इसके लिए हम लोग 2% क्या किए, एजम्पशन मान लिए। तो न्यूट्रिनो क्या होता है, चार्जलेस मासलेस पार्टिकल होता है, जिसको भूतिया पार्टिकल बोलते हैं, मतलब कोई छोड़े। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, एक्ट
बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ईटीसी। ईटीसी क्या है? यही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है, या ये बोलते हैं बिटवीन। ये पूरे को बोलते हैं बिटवीन। यार पढ़े होगे केमिस्ट्री में न्यूक्लियॉन, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। और सही बात एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना तुम लोग, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। नहीं, हाँ, जैसे बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अरे यार थोड़ा इतना तो भाई पढ़ना पढ़े ही होगे क्लास 10 में कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ये दोनों चार्ज क्या है? रिपेल। जिस जगह जो मैं न्यूक्लियस बनाऊं बेटा, देखो यार न्यूक्लियस बनाऊं, ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन नहीं हो रहा है। ये आपका एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा रहे, फेंका नहीं जा रहे, छिटक नहीं जा रहे। क्यों? क्यों नहीं ऐसे जा रहे हैं? ऐसा कभी आपने सोचा क्या? ऐसा कभी आपने सोचा कि प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन होता है लेकिन ये न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाते? तो रियल में बेटा क्यों नहीं जाते? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। मतलब ये कौन सा नेचर होता है? ये होता है अट्रैक्टिव इन नेचर। कौन सा नेचर होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है। और ये क्या होता है? रिपल्सिव नेचर। अब देखो, जब दो लोगों में लड़ाई होगी तो जो बलवान है, जिसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो जीत जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। ठीक उसी तरह अट्रैक्टिव वाला फोर्स ज्यादा हो जाता है रिपल्सिव से, इसलिए आपस में कंबाइन होके रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और कुछ बात किया जाए तो इसका अगर जो ये मैंने क्या देखा, ये समझ जाओ इसके बारे में। ये क्या सोर्स है? ये क्या है? सोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या है? मास। इसका सोर्स क्या है? चार्ज। इसका सोर्स क्या है? न्यूट्रिनो। और इसका सोर्स क्या है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन। ठीक है। अब नेचर के बारे में बात किया जाए बेटा, नेचर के बारे में, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होता है। अट्रैक्टिव नेचर मतलब ये दो मास आपस में हमेशा जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यार प्यार सिखाता है। ठीक है, हमेशा भाईचारे के साथ रहना चाहिए, अट्रैक्टिव नेचर होना चाहिए। रिपल्सिव नेचर तो एकदम नहीं होता है। और ये जो होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर सिखाता है। कहने का मतलब इसको मतलब ऐसे बोलो तो जैसे को तैसा। मतलब अगर जो सामने वाला इंसान अगर जो अट्रैक्टिव नेचर का है तो अट्रैक्टिव रहो, रिपल्सिव नेचर का है तो रिपल्सिव रहो। अब आजकल की दुनिया में ये है, ये नहीं है। ये पहले होता था, ये आज है। आज अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों है। ये कहानी चल रही है जैसे को तैसा। अगर जो सामने वाला इंसान अच्छा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, जो अगर जो बुरा है तो बुरा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव ये सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्टिव। ये वाला भी अट्रैक्टिव नेचर और ये भी अट्रैक्टिव लिखा ही दिया। तो ये हो गया नेचर। अच्छा, दूसरी बात रेंज का बात करें बेटा, तो रेंज तो इनफाइनाइट है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसके इसके बीच में लग रहा है, मेरे और तुम्हारे बीच में लग रहा है, तुम्हारे और उसके बीच में लग रहा है। अब वो अलग बात है कि उसका किसी और के साथ लग रहा है। खैर वो सब पे छोड़ते हैं। सन और स्टार्स के बीच में लगता है, सन और प्लैनेट के बीच में लगता है, और सन में लगता है। अरे तमाम तरीके, मतलब पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट एवरीवेयर। इसको कहें, चाहे हम लोग इसके रेंज की बात करें तो इनफाइनाइट, रेंज का बात करें तो इनफाइनाइट। मतलब बहुत दूर दूर से अगर जो दो पार्टिकल के बीच में मास है या ऑब्जेक्ट के बीच में मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये भी इंफिनिटी होता है, लेकिन ये बहुत कम रेंज के फोर्स है। कम रेंज के फोर्स मतलब 10 के पावर -14 से लेके 10 के पावर -15। अब सोचो, ध्यान से समझो। 10 के पावर -14, 10 के मतलब 1/1 के पावर 14 जीरो, 14 जीरो। मतलब 1 लाख करोड़ अगर जो साइज छोटा है, ये मैं बोला ना, इससे भी अगर जो 1000 गुना छोटे पे लगता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। और सबसे बढ़िया बात बताऊं,
ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स। ये क्या होता है? वीकेस्ट फोर्स। ये स्ट्रॉन्गर होता है, ये होता है स्ट्रॉन्गर। ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और रियल में बात बताऊं, 10 की पावर 20 इससे इतना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर होता है। और ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है। अगर जो स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर उससे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, लेकिन एक बात है, ये बात याद रखेंगे, ये कम रेंज में होता है, 10 की पावर -14 से 10 की पावर और रियल में अगर जो तुमको और डिटेल में स्टडी करवाया जाएगा तो यही साइज है न्यूक्लियस का। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस बेटा। ठीक है, और कुछ बात किया जाए, जैसे अगर जो ये नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, मैं रब कर रहा हूँ, ये ऊपर का पार्ट तुम लोग पॉज करके वीडियो को उतार लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। हाँ बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर जो एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल यार मैं बताऊं 50 एग्जांपल है। मतलब जो फोर्स बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट, या स्पेशली हम लोग बोले अर्थ के बीच में, या और भी, अरे मतलब मैं बताऊं ना पूरा, मैं यही नहीं बताया था, एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह जहां मास है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसके एग्जांपल बहुत सारे, ढेर सारा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होता है जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक बहुत जादू वाला बात बताऊंगा जो तुम लोग को सुन के, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब बेटा दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, वो किसमें, उसका क्या मतलब उसके पीछे क्या रीजन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और ये तो खैर एग्जांपल बता ही दिया गया, ये न्यूक्लियस के बीच में होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है, उसका एग्जांपल हो ही गया। खैर हमें लगता है आज के लिए इतना ही, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। या तो ठीक है ना यार, अट्रैक्टिव नेचर है और सब कुछ है, और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में हम लोगों को बाद में पढ़ना ही है, तो हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आप लोग बुक से इसमें जैसे साइंस फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, या एक और एनसीईआरटी में आता है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट का मतलब ये होता है बेटा कि अगर जो तुम फिजिक्स पढ़ लोगे तो तुमको क्या कहानी मिलेगी यार, तुम ही बताओ। अगर जो फिजिक्स पढ़ लेंगे और सारे फिनोमेना को जान लेंगे तो हम अपने अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा। अगर जो कोई पूछेगा कि ये बताओ एरोप्लेन कैसे उड़ता है, तो अपने को मालूम रहेगा कैसे, क्योंकि मैंने फिजिक्स पढ़ लिया है। स्टीम इंजन कैसे काम करता है मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने फिजिक्स पढ़ लिया है। एसी जनरेटर, वो जो अपने घरों में जनरेटर है, वो कैसे काम करता है तो मैं बता दूंगा। तो ये एक्साइटमेंट अपने अंदर नहीं आ रहा है। जब कोई नया इंफॉर्मेशन गेन करोगे तो अपने अंदर एक्साइटमेंट आएगा ना। तो सोचो फिजिक्स से कितना एक्साइटमेंट है। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, एसी जनरेटर कैसे काम करता है, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, टेलीस्कोप कैसे काम करता है, बहुत सारे कहानी है। ठीक है ना। मोबाइल कैसे काम करता है, ठीक है। मोबाइल भी तो रियल में बेसिक यही होता है। खैर ये सब करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 11 का ये। अदर स्कूलों में या अदर जगह पे तो ये स्टार्ट किया जाता है यूनिट एंड डायमेंशन, लेकिन हम लोग बेटा तुम लोगों को एकदम इनिशियल हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि तुमने 10th में कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है ना बेटा। तो हम लोग पहले ये सीखेंगे कि फिजिक्स और मैथ में क्या रिलेशन है, मतलब मैथमेटिक्स फिजिक्स में कैसे यूज किया जाता है, उसमें हम लोग छोटा छोटा पढ़ लेंगे। हालांकि तुम लोग पढ़े हो, 90% केस तुम लोगों को आता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या यूज है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।